हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर 7 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है संघवाद। चैप्टर का पहला प्रश्न है, नीचे कुछ घटनाओं की सूची दी गई है, इनमें से किसको आप संघवाद की कार्यप्रणाली के रूप में चिन्हित करेंगे और क्यों करेंगे। तो पहली घटना है, केंद्र सरकार ने मंगलवार को GNLF के नेतृत्व वाले दार्जिलिंग गोरखा हिल्स काउंसिल को छठी अनुसूचित में वर्णित दर्जा देने की घोषणा की। इससे पश्चिम बंगाल के इस पर्वतीय जिले के शासकीय निकाय को ज्यादा स्वायत्ता प्रदान होगी। 2 दिनों के गहन विचार विमर्श के बाद नई दिल्ली में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और सुभाष घिसिंग के नेतृत्व वाले गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट GNLF के बीच में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जो पहली घटना है वह घटना संघवाद प्रणाली के रूप में चिन्हित की जा सकती है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा सुभाष घिसिंग के नेतृत्व वाली गोरखा लिबरेशन फ्रंट तीनों शामिल है, संघवाद की कार्यप्रणाली को चिन्हित करता है। और दूसरी घटना है कि वर्षा प्रभावित प्रदेशों के लिए सरकार कार्य योजना लाएगी। केंद्र सरकार ने वर्षा प्रभावित प्रदेशों से पुनर्निर्माण की विस्तृत योजना भेजने को कहा है, ताकि वह अतिरिक्त राहत प्रदान करने की उनकी मांग पर फौरन कार्रवाई कर सके। यह जो घटना है, जो दूसरी घटना है, यह भी संघवाद कार्यप्रणाली के रूप में चिन्हित की जा सकती है, की जाएगी। तीसरी घटना है कि दिल्ली के लिए नए आयुक्त, देश की राजधानी दिल्ली में नए नगरपालिका आयुक्त को बहाल किया जाएगा। इस बात की पुष्टि करते हुए MCD के वर्तमान आयुक्त राकेश मेहता ने कहा कि उन्हें अपने तबादले के आदेश मिल गए हैं और संभावना है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अशोक कुमार उनकी जगह संभालेंगे। अशोक कुछ अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव की हैसियत पे काम कर रहे हैं और 1975 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। श्री मेहता पिछले 3.5 साल से आयुक्त की हैसियत से काम कर रहे हैं। इसका उत्तर होगा, इस घटना का उत्तर होगा, यह तबादले का जो आदेश होता है वो संघात्मक राज्य में केंद्र सरकार के अधिकार में आता है। अतः यह भी एक संघात्मक शासन प्रणाली अथवा संघवाद की कार्यप्रणाली के रूप में माना जाएगा, चिन्हित किया जा सकता है। चौथी घटना है, मणिपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। राज्यसभा ने बुधवार को मणिपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया और मानव संसाधन विकास मंत्री ने वायदा किया कि अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भी एक ऐसी संस्था का निर्माण होगा। इसका उत्तर इस तरह से है कि उक्त घटना हुआ के संबंध में कहा जा सकता है कि संघवाद में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन रहता है, अतः केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार के अधीन आता है। यह भी एक संघात्मक प्रणाली को चिन्हित करता है। पांचवी घटना है, केंद्र सरकार ने अपनी ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश को 553 लाख रुपए दिए हैं। इस धन की पहली किस्त के रूप में अरुणाचल प्रदेश को 466 लाख रुपए दिए गए। इसका उत्तर होगा कि इस घटना में भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को धन मुहैया कराया है। यह भी एक संघवाद कार्य प्रणाली के अंतर्गत आता है और यह संघवाद कार्य प्रणाली को सूचित करता है, चिन्हित करता है। छठी घटना है, हम बिहारियों को बताएंगे कि मुंबई में कैसे रहना है। करीब 100 शिव सैनिक ने मुंबई के जेजे अस्पताल में उठा पटक करके रोजमर्रा के काम धंधों में बाधा पहुंचाई, नारे लगाए और धमकी दी कि गैर मराठियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो इस मामले में वह स्वयं निपटाएंगे। इसका उत्तर होगा, यह जो कार्यवाही हुई संघवाद कार्यप्रणाली के अनुरूप नहीं है, क्योंकि कोई राज्य भारतीय नागरिक को किसी राज्य या किसी प्रदेश में रहने से रोक नहीं सकता। सातवीं घटना है, कांग्रेस विधायक दल ने प्रदेश के राज्यपाल को हाल में एक सौंपे गए ज्ञापन में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड DAN की सरकार को तथाकथित वित्तीय अनियमितता और सार्वजनिक धन के गबन के आरोप में भंग करने की मांग की। इसका उत्तर, संघवाद की कार्य प्रणाली में जब किसी राज्य में शासन भ्रष्टाचार में लिप्त हो
तो संघ यानी केंद्र सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। यदि राज्यपाल इस तरह की सिफारिश करे तब। उपरोक्त उदाहरण में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है, अतः इसे संघवाद की कार्यप्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। 8वीं घटना है, एनडीए सरकार ने नक्सलियों से हथियार रखने को कहा। विपक्षी दल राजद और उसके सहयोगी कांग्रेस तथा सीपीआईएम के वॉकआउट के बीच बिहार सरकार ने आज नक्सलियों से अपील की कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दे। बिहार को विकास के नए युग में ले जाने के लिए बेरोजगारी को जड़ से खत्म करके अपने वादे को सरकार ने दोहराया। तो जो उक्त उदाहरण है उसमें एक राज्य सरकार के द्वारा किए गए जाने वाले कार्य को दर्शाया गया है, उसे संघवाद की कार्यप्रणाली के रूप में चिन्हित नहीं किया जा सकता। पाठ का दूसरा प्रश्न है, बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा और क्यों। तो पहला कथन है, संघवाद से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि विभिन्न क्षेत्रों के लोग मेलजोल से रहेंगे और उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक संस्कृति दूसरे पर लाद दी जाएगी। दूसरा कथन है, अलग अलग किस्म के संसाधनों वाले दो क्षेत्रों के बीच आर्थिक लेन देन के संघीय प्रणाली से बाधा पहुंचेगी। और तीसरा कथन है, संघीय प्रणाली इस बात को सुनिश्चित करती है कि जो केंद्र में सत्तासीन यानी सत्तारूढ़ है उनकी शक्तियां सीमित रहे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है पहला जो कथन है। उपरोक्त कथन में जो प्रश्न में दिए गए हैं उनमें से यह कथन सही है कि संघवाद से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि विभिन्न क्षेत्रों के लोग मेलजोल करके रहेंगे और उन्हें इस बात का डर नहीं रहेगा कि एक संस्कृति दूसरे पर लाद दी जाएगी। चौथा प्रश्न है, कल्पना करें कि आपको संघवाद के संबंध में प्रावधान लिखना है। लगभग 300 शब्दों का एक लेख लिखें जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर आपके सुझाव हो, जिसमें पहला बिंदु है केंद्र और प्रदेशों के बीच शक्तियों का बंटवारा, दूसरा है वित्तीय संसाधनों का वितरण और तीसरा राज्यपालों की नियुक्ति। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से समझेंगे। तो जो पहला बिंदु है वो केंद्र और प्रदेशों के बीच शक्तियों का बंटवारा। भारतीय संविधान द्वारा संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन तो किया गया है, लेकिन शक्ति विभाजन के इस संपूर्ण योजना में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। केंद्रीय सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर संघ और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का शक्ति प्रदान है, लेकिन पारस्परिक विरोध की स्थिति में संघीय सरकार के कानून ही मान्य होंगे। अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्रीय सरकार को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति भी संसद के पास है। मूल संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों के सरकारों के बीच जो शक्ति विभाजन किया गया है उसमें 42वें संशोधन 1976 के द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य सूची के 4 विषय शिक्षा, वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों के रक्षण तथा नाप तौल समवर्ती सूची में कर दिए गए और समवर्ती सूची में एक नया विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को जोड़ा गया है। केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधान को समझते हैं तो अनुच्छेद 246 संसद में 7वीं अनुसूची की सूची में प्रमाणित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। अनुच्छेद 250 यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार यानी शक्ति संसद के पास है। अनुच्छेद 252 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से कानून बनाने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 257 संघ की कार्यपालिका किसी राज्य को निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद 257 क संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभियोजन द्वारा राज्यों की सहायता दी जाती है। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद का प्रावधान। दूसरा बिंदु है वित्तीय संसाधनों का वितरण।
संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य यानी बीच में वित्तीय संबंधों का निरूपण इस प्रकार किया जाता है, निपटारा इस तरह किया जाता है कि जातीय संविधान में संघ तथा राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन कर दिया गया है। करों से प्राप्त आय का बंटवारा होता है। संघ के प्रमुख जो केंद्र के प्रमुख राजस्व के स्रोत हैं वो इस प्रकार हैं: निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि पर भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार इत्यादि। और राज्यों के राजस्व के स्रोत है प्रति व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकाओं पर कर, बिजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर, वाहनों पर चुंगी का कर इत्यादि। संघ यानी केंद्र के द्वारा आरोपित, संग्रहित तथा विनियोजित किए जाने वाले शुल्कों के उदाहरण हैं बिल, विनिमय, प्रोमिसरी नोटों, हुंडई, चेकों आदि पर मुद्रांक शुल्क तथा दवा, मादक द्रव्य पर कर, शौक श्रृंगार की चीजों पर कर तथा उत्पादन शुल्क। संघ के द्वारा आरोपित तथा संग्रहित कुछ राज्यों को सौंपे जाने वाले करों के उदाहरण है कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति के उत्तराधिकारी पर कर, कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति शुल्क, रेल, समुद्र, वायु के द्वारा ले जाए जाने वाले माल तथा यात्रियों पर सीमांत कर, रेल भाड़ों तथा वस्तु भाड़ों पर कर, शेयर बाजार तथा सट्टा बाजार के आदान प्रदान पर मुद्रांक शुल्क के अतिरिक्त कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों पर और अन्य अंतरराज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य से माल के क्रय विक्रय पर कर। तीसरा बिंदु है अंतरराज्यीय झगड़ों का निपटारा। संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच आपसी विवाद भी होते रहते हैं। प्राय दो प्रकार के विवाद होते हैं। एक तो सीमा विवाद, जैसे मणिपुर नागालैंड के बीच है, पंजाब और हरियाणा के बीच है, तमिलनाडु और कर्नाटक आदि राज्यों में सीमा विवाद बना हुआ है। नदियों के जल बंटवारे को लेकर भी गंभीर विवाद होते रहते हैं। इसका उदाहरण है कावेरी जल विवाद। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच यह विवाद चल रहा है। संसद को यह अधिकार है कि नदियों के जल बंटवारे से संबंधित किसी विवाद को निपटाने के लिए उचित कानून बनाए। 1956 में संसद ने एक जल विवाद अधिनियम बनाया था जिसके अनुसार इस प्रकार के विवाद को लेकर एक सदस्य वाले ट्रिब्यूनल को सौंपे जाएंगे जिसके जज की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी। राज्यों के बीच विवादों को उच्चतम न्यायालय में ले जाया जा सकता है, परंतु कभी कभी राज्यों के बीच इस प्रकार के विवाद उठते रहे हैं जिसका कोई कानूनी आधार नहीं होता। संविधान निर्माताओं ने इसी कारण एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना पर बल दिया है। चौथा बिंदु है राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होने के कारण राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। अतः प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाना चाहेंगे जो उनका विश्वास पात्र हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर राज्यों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। 1980 के दशक में केंद्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त कर दिया।